आज पुनः आप सबका स्वागत है इस कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विश्व के स्तर पर की सरकार के बारे में, और इसके अंतर्गत एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी। और इसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कल कि यूनाइटेड नेशंस जो है ये इस प्रकार का कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से संपूर्ण विश्व के स्तर पर कार्य कर रहा है। तो इसी की कड़ी के रूप में हम लोगों ने देखा था कि इसके जो महत्वपूर्ण अंग हैं वह इस प्रकार से है द जनरल असेंबली यानी महासभा, Security Council, Trusteeship Council, Economic and Social Council, the Secretariat, and the last, the International Court of Justice. और इसके साथ ही साथ हमने स्पष्ट किया था कि इसके अतिरिक्त भी चूंकि संपूर्ण विश्व की बात है, तो संपूर्ण विश्व की देखरेख के लिए प्रत्येक क्षेत्रों में और भी कई एजेंसियों का होना, स्पेशल एजेंसियों का होना जो आवश्यक है, जिसके माध्यम से उन तमाम गतिविधियों और समस्याओं के समाधान के लिए और प्रॉपरली उस पर वॉच करने के लिए, उसके निराकरण के लिए इस विभिन्न प्रकार के एजेंसियों का होना भी परम आवश्यक है। अरे भाई, 5 आदमी 10 आदमी का यदि प्रोग्राम होता है किन्हीं के यहाँ, तो उसके लिए एक प्लान्ड वे में योजना बनानी होती है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, बैठने उठने, अन्य क्रियाकलाप आदि के माध्यम आदि को सुनिश्चित करने के लिए प्लानिंग व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक, यहाँ तो संपूर्ण विश्व की बात है। तो संपूर्ण विश्व के स्तर पर whole activities of almost country of the world, and I mean to say 193 countries. Really, it is a very difficult task to look over all countries by United Nations. Really. So these are the main organs of United Nations who observe, who look properly, who investigate and try to solve almost all problems and maintaining peace and security in the world. तो इस तरह से ये महासभा है। याद रखेंगे, महासभा। इसमें जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, ये तमाम सदस्य राष्ट्र इसके क्या होते हैं? मेंबर हो जाते हैं। ठीक है ना? और कोई भी नीति निर्धारण का जो कार्य होता है, लॉ मेकिंग का कार्य होता है, ये जनरल असेंबली के द्वारा ही होता है। और साल में 2 बार या 3 बार, कम से कम 2 बार तो अनिवार्य रूप से बैठकें होती हैं। और विश्व के तमाम राष्ट्र, यहां तमाम राष्ट्र से तात्पर्य है 193 कंट्रीज के प्रतिनिधि, के रिप्रेजेंटेटिव्स इस बैठक में भाग लेते हैं, ये जनरल असेंबली में। और विश्व के लिए नियम निर्धारित करते हैं, नियम बनाते हैं, ताकि प्रत्येक राष्ट्र को उन नियमों के अनुसार से चलना होता है, उस नियम को फॉलो करना होता है।
तो ये जो नियम बनाते का कार्य करता है जनरल असेंबली, लक्ष्य वही रहता है कि संपूर्ण विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उन सब के आम जनता के हित के लिए, वेलफेयर के लिए कार्य किया जाना, आप याद रखेंगे। फिर इसमें जो भाग लेते हैं वो एक राष्ट्र से अधिकतम 5 मेंबर ही भाग ले सकते हैं, किंतु जब वोटिंग की बात होती है, मान लीजिए लॉ मेकिंग की बात हो रही है, कोई पॉलिसी निर्धारित करने की बात होती है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, ये नहीं कि आप 5 रिप्रेजेंटेटिव्स उस कंट्री से आए हैं तो 5 वोट देंगे, ऐसा नहीं है। वोट केवल एक ही देंगे। जैसे आप भारत से गए, चाइना से गए, पाकिस्तान से गए, अमेरिका से गए, या जितने भी राष्ट्र हैं, भले ही 2, 3, 4, 5 जा सकते हैं, किंतु जब वोट की बारी आती है तो एक ही व्यक्ति प्रत्येक राष्ट्र से वोटिंग करेंगे। इसके बाद तो ये जो है यूनाइटेड नेशन का महासभा अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका कार्य है विश्व के तमाम राष्ट्र, यहां तमाम राष्ट्र से आप सब समझ गए होंगे कि ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 193 countries are in this time the member of United Nations, to maintain peace and security। विश्व के तमाम राष्ट्रों में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सुरक्षा परिषद का होता है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सुरक्षा परिषद। ठीक है, इसके लिए भी कुछ नियम है, टर्म्स कंडीशन, यानी ये सब जो निर्धारण होता है वो इसमें जो बैठक होती है उसके आधार पर ये सुरक्षा परिषद भी जो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, अंग है, वो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें कि ये 5 जो है जिसकी दादागिरी चलती है, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। और 10 जो सदस्य राष्ट्र होते हैं वो 2-2 वर्ष के लिए होते हैं और फिर वो बदलते रहते हैं, किंतु एक बार जो सदस्य राष्ट्र बन जाता है तो दोबारा एक बार गैप जरूर होना चाहिए, उसके बाद फिर दोबारा बन सकता है, तिबारा भी बन सकता है, लेकिन बीच के कालखंड में एक टर्म जो है वह गैप रहना चाहिए। तो ये बदलते रहता है। 5 और प्लस 10, 5 और प्लस 10 इज इक्वल टू 15 जो मेंबर होते हैं इसके, ये नीति निर्धारित करने में, विश्व में शांति सुरक्षा कायम करने के लिए जो पॉलिसी निर्धारित की जाती है, all things depends upon this security council। और इसमें जो ये 5 अस्थाई सदस्य राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं, ये परमानेंटली रहेंगे ही, ये चेंज नहीं होते हैं। और इतना ना इसको अधिकार प्राप्त है कि किसी भी पॉलिसी को निर्धारित करने में यदि 192 राष्ट्र उसके पक्ष में है और इस 5 में से कोई एक राष्ट्र, चाहे यूनाइटेड स्टेट हो ऑफ अमेरिका, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, कोई भी एक राष्ट्र यदि
कर दिया, वीटो मतलब विरोध करना, विपक्ष में आवाज उठाना, तो वह 192 का 192 राष्ट्र का जो मत है वह धरा का धरा ही रह जाएगा, वह पॉलिसी खारिज हो जाएगी, नियम खारिज हो जाएगा। तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं ये कोई भी राष्ट्र ऐसा है जो इस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है, एक प्रकार का विशेष दावा होता है, अधिकार होता है इन पांचों राष्ट्र के पास। यही कारण है कि भारत को कभी ये परमानेंट मेंबरशिप मिल चुका होता सुरक्षा परिषद का, किंतु प्रारंभ में तो रसा में तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विरोध करता था, किंतु बाद के कालखंड में अमेरिका तो भारत के समर्थक हो गए, रसा भारत के समर्थक हो गए, फ्रांस भारत के समर्थक हो गए, यूनाइटेड किंगडम भारत के समर्थक हो गए। लेकिन ये जो दोगला चीन है, ये भारत को सदस्यता देने में सबसे बड़ा बाधा है। ये किसी भी वक्त भारत के विपक्ष में खड़ा हो जाता है, यानी भारत का विरोध कर देता है। यही कारण है कि आज तक तमाम प्रक्रियाओं को फुलफिल करने के बावजूद आज भी भारत सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है, ड्यू टू ये दोगला राष्ट्र जो है, इसमें एक जो सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि आपको मैंने अभी अभी कहा है कि 192 राष्ट्र यदि उसके पक्ष में है पॉलिसी निर्धारित करने में, और एक राष्ट्र भी यदि 25 में से कोई एक विरोध कर दिया तो वो खारिज हो जाएगा। ये जो कबीना राष्ट्र है चाइना, यही सबसे बड़ा बाधक है भारत के परमानेंट मेंबरशिप में। आगे आने वाले समय इसलिए इस प्रकार से एक ऐसी नीति निर्धारित की गई है, इस प्रकार से बात को विश्व के मानस पटल पर महासभा में रखा गया है। बात को बड़े ही सहजता पूर्वक से भारत के प्रधानमंत्री ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, और यदि इस पर निर्धारण हो जाती, पॉलिसी निर्धारित हो जाती है तो आने वाले समय में, क्योंकि बताया गया देश काल परिस्थिति के अनुसार से नियमों में संशोधन आवश्यक होता है, तो वैसी स्थिति में इन्होंने यह नहीं कहा है कि हमको आप मेंबर बनाइए। जब संशोधन की बात आएगी तो इसके मेंबरशिप पे भी इस प्रकार का प्रावधान बन पाएगा। तो सुरक्षा यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, यानी नियमों का जो संकलन है, उसको यूनाइटेड नेशन का चार्टर के रूप में जाना जाता है। चार्टर 1, चार्टर 2, चार्टर 3, चार्टर 4, इस प्रकार से उसको विभिन्न खंडों में बांटा गया है। तो उसमें जब ऐसा नियम निर्धारित हो जाएगा तो ज्यादा चांस बनेगा भारत का भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए। तो ये बहुत इसका कार्य हम बता ही चुके हैं, विश्व में शांति एवं सुरक्षा कायम करना। इसके बाद है ये ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको हम लोग कहते हैं प्रन्यास परिषद। ठीक है, इसका कार्य है तमाम राष्ट्रों के बीच में विश्वास पैदा करना। जो नीति निर्धारित होती है उसके बाद विश्व के राष्ट्रों के बीच में शांति और विश्वास का माहौल पैदा करना, ये सुरक्षा प्रन्यास परिषद का कार्य है। इसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद इसको कहा जाता है। आपसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए यह परिषद विश्व के स्तर पर कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे कि जिस प्रकार से
एक कोई छोटा सा इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए आवश्यकता होती है एक कार्यालय की, यहाँ तो संपूर्ण विश्व के स्तर पर की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से इस स्थिति में इसका भी एक कार्यालय जरूर होना चाहिए। तो यही है संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय मानिए, यानी सचिवालय। सचिवालय यानी क्या हुआ कि जितने भी प्रकार का रिकॉर्ड्स है उन रिकॉर्ड्स में के लिए ये सचिवालय कार्य करता है, विश्व के तमाम सदस्य राष्ट्रों का रिकॉर्ड रखता है, नियम निर्धारण जो होता है उसका रिकॉर्ड रहता है, जो भी पॉलिसी नहीं करता उसका रिकॉर्ड रहता है इत्यादि। और न्यायिक प्रक्रिया हेतु संपूर्ण विश्व के स्तर पर एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कार्य करता है। इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इस तरह से अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में एक वाक्य दो वाक्य करके हमने इसके मुख्य अंगों पर प्रकाश डाला है, और संभव है अगले दिन, क्योंकि समय की बाध्यता है, अगले दिन हम लोग स्पेशल एजेंसी पर चर्चा करेंगे। तो इसमें भी IMF है, IBRD है, WHO है, ILO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, IPO है, इन तमाम स्पेशल एजेंसी पर चर्चा करेंगे। तो लेकिन संक्षिप्त, क्योंकि IMF अपने आप में एक बड़ा चैप्टर हो जाता है, IBRD अपने आप में एक बड़ा एक पुस्तक ही है, तो इतना डिटेल्स हम लोग को जानने की अभी तत्काल आवश्यकता भी नहीं। जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के दृष्टिकोण से यूपीएससी आगे जब बढ़ेंगे, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट जब किया जाता है उसमें सम्मिलित होंगे या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, तब उसमें थोड़ा और डिटेल्स में जानने की आवश्यकता होती है। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगले दिन हम लोग इस पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे और इस अध्याय को ही तीसरी कहेंगे, तब अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले आवश्यकता होगी फिर अब इकोनॉमिक्स में कुछ चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप ये सब याद कर लेंगे, इसको लिख भी लेंगे, ये 5-6 जो मुख्य अंग है, और अस्थायी सदस्य देश का नाम लिख लेंगे, और स्पेशल एजेंसी को भी आप ध्यान में रखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।